When Uncle Sam sneezes, world catches fever। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जब अमेरिका को जुकाम होता है तो दुनिया को बुखार होता है। पर मैं इस जुमले में यकीन नहीं करता हूं। मेरा ये मानना है, इतिहास ये गवाही देता है कि अमेरिका में जब बुरे दिन आते हैं तो हिंदुस्तान के अच्छे दिन शुरू होते हैं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? अचानक मेरे सामने एक तस्वीर गुजरी और मुझे यकीन हो गया कि युद्ध क्षेत्र में शांति क्यों है। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि ईरान वॉर आगे बढ़े। उनके घर में कयामत आने वाली है, उनके घर में सुनामी आने वाली है, उनके घर में एक बड़ी परेशानी आने वाली है। और उस परेशानी के बारे में बात करने के लिए ये वीडियो मैंने आपके सामने बनाया है। जब से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ने शुरू किया है, मुझे एक बात गहराई से समझ में आई है कि इकोनॉमिक्स में जो सबसे मजबूत, सबसे विवादास्पद, सबसे ज्यादा समझने वाला शब्द है, जिसके पीछे सरकारें और सेंट्रल बैंक हमेशा ध्यान देती है, उस शब्द का नाम है महंगाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर समझ में नहीं आया तो इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी। इन्फ्लेशन अगर समझ में नहीं आया तो इंटरेस्ट रेट समझ में नहीं आएगा। इंटरेस्ट रेट समझ में नहीं आया तो व्यापार समझ में नहीं आएगा। व्यापार समझ में नहीं आया तो बाजार समझ में नहीं आएगा। अगर आप बाजार समझना चाहते हैं ना, तो महंगाई समझना जरूरी है। अच्छी खबर आपको देता हूं, युद्ध क्षेत्र में शांति होने की वजह से तेल सस्ता हुआ है। और मैं महंगाई की बात कर रहा हूं, कितनी अजीब सी बात है। अजीब तो है ही, दुनिया में पिछले एक महीने में तेल 15% सस्ता हो गया है। भाव 100 के अंदर आ गए हैं। $94 प्रति बैरल हो गया है। जब दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है, हिंदुस्तान में महंगा हो रहा है, इसका प्रभाव हम पे क्या होगा, इस पे भी तो हम चर्चा करेंगे। पर पहले अमेरिका की, वहां आंकड़े तुरंत आते हैं, हमारे आंकड़े आने में वक्त लगता है। पर अचानक से एक महीने में कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और ये वीडियो आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं। अमेरिका के बारे में विस्तार से बात करने से पहले एक हल्की फुल्की खबर हिंदुस्तान की आपको दे देता हूं। अभी भी चिंता कायम है। आरबीआई अभी भी चिंतित है। मैं 15 मई के आरबीआई के आंकड़े देख रहा था। हमारा फॉरेक्स एसेट्स, रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूं, फॉरेक्स एसेट्स की बात कर रहा हूं, वो $545 बिलियन हो गया है, जो ठीक एक महीना पहले 17 अप्रैल को $557 बिलियन था। मतलब $12 बिलियन से आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स कम हुए हैं। मतलब अभी भी डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा है, हमारे पास कम आ रहा है। यही तो सारी चिंता है जिससे हम दो चार हो रहे हैं। पर हम ये बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। वहां क्या हो रहा है? अचानक से मुझे एक इंडेक्स देखा जिसको अमूमन मैं नहीं देखता हूं। मेरी आदत है बॉन्ड मार्केट्स को देखने की, मेरी आदत है इक्विटी मार्केट्स के इंडेक्स को देखने की, पर मैं बहुधा कमोडिटी मार्केट्स के इंडेक्स को नहीं देखता हूं। लेकिन कमोडिटी मार्केट्स का इंडेक्स मेरे सामने आया, सीआरबी इंडेक्स, और उसको मैंने देखा तो क्या देखा, वो एक साल के अंदर 36% बढ़ गया है। दुनिया में कमोडिटीज महंगी हो रही हैं। ये कमोडिटीज जो कि रॉ मटेरियल है, ये कमोडिटीज जिसके ऊपर वस्तुओं का निर्माण होता है, सेवाओं का निर्माण होता है। अगर व्यापारी को जो चीजें खरीदनी पड़ रही हैं वो 36% महंगी हो गई है, 36% महंगी हो गई है, तो बताइए सामान कितना महंगा बनेगा। और अचानक से मैंने देखा कि प्रोड्यूसर्स प्राइजेस के साथ क्या हो रहा है, डब्ल्यूपीआई के साथ में क्या हो रहा है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हिंदुस्तान में यकायक अचानक डब्ल्यूपीआई बढ़ा है। न केवल हिंदुस्तान में बढ़ा है, यूएस में भी बढ़ा है। और ये ध्यान से इस बात को हमेशा धारण कीजिएगा, डब्ल्यूपीआई जब बढ़ता है ना, तो सीपीआई बढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि व्यापारी पहले सामान खरीदता है, फिर व्यापारी उस सामान को बनाता है, फिर बाजार में बेचने के लिए आता है, इसमें वक्त लगता है। तो डब्ल्यूपीआई राज बढ़ता है तो सीपीआई उसके 3 या 4 महीने के बाद बढ़ता है। अभी अगर डब्ल्यूपीआई बढ़ा है तो सीपीआई आने वाले समय में बढ़ेगा। और यहीं से मैंने खोज करना शुरू किया कि क्या हो रहा है। और इस सीआरबी इंडेक्स में याद रखिएगा, जो वेटेज है क्रूड का, वो केवल 23% है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि तेल महंगा होने की वजह से सीआरबी इंडेक्स बढ़ा होगा। पर तेल जो महंगा हो रहा है, एक महीने में तो 15% सस्ता हुआ है, तो फिर ये अचानक से सीआरबी इतना क्यों बढ़ा है? इस पे गौर करते हैं और इस महीन बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से। महंगाई इसलिए नहीं बढ़ती है कि चीजें महंगी हो जाती हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब चीजें महंगी होती हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, तो
कुछ समय के लिए आपको लगता है कि चीज़ के भाव बढ़े हैं, पर वो सस्टेन्ड नहीं होता है। जैसे ही सप्लाई सुधरती है, सप्लाई अगर महँगी और कम या ज़्यादा होती है, तो वो माँग को प्रभावित करती है और जब माँग प्रभावित होती है, तो सप्लाई और माँग पुनः संतुलन स्थापित करती है और जब वो संतुलन स्थापित करती है, तो कीमतें वापस नीचे आ जाती है। सप्लाई की वजह से कभी भी लगातार कीमतें नहीं बढ़ती हैं। दुनिया में लगातार कीमतें सिर्फ़ एक कारण से बढ़ती है और वो एक कारण है दोस्तों, मनी सप्लाई। जी हाँ। उस मनी सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए, ये क्या होती है? किस तरह से हम इस चीज़ों को देखते हैं? मैं आपको अमेरिका लेके चलता हूँ, वहाँ क्या होने वाली है? क़यामत होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं कि अमेरिका में हुआ क्या है। आपके सामने चार्ट है, ध्यान से देखिएगा। डब्ल्यूपीआई अचानक से बढ़ के 8% हो गई है। वो डब्ल्यूपीआई जो 3% के नीचे रहा करती थी, 3% के नीचे रहा करती थी। अगर जो चीज़ 3%, अगर रॉ मटेरियल 3% की महँगाई से बढ़ रहा था अमेरिका में, तो पिछले महीने 8% से बढ़ा है। तो बताइए अमेरिका में उत्पादन कितना महँगा होने वाला है। और सीपीआई अभी तेज़ी से नहीं बढ़ा है, पर थोड़ा तो बढ़ा है, वो भी 3.8% हो गया है। अब आपने गौर से देखा होगा कि अमेरिका के बाज़ार पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा कर रहे हैं, खासकर 3 साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं और इतना बढ़िया कर रहे हैं कि जो विदेशी हमारे यहाँ निवेश करता था, हिंदुस्तान से पैसा निकाल के अमेरिका में निवेश करता था, उसके 2 बड़े कारण थे। आपने सुना होगा एआई, 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 वो एकमात्र कारण नहीं है। उसका दूसरा कारण ये था कि अमेरिका में 3 साल पहले महँगाई 8% के आसपास थी और वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रही थी। जब महँगाई नीचे आती है, तो ब्याज दरें नीचे आती हैं और अमेरिका में तो लोग उधार लेके बहुत खर्च करते हैं और जब ब्याज दरें नीचे आती हैं, तो माँग बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, बाज़ार बढ़ता है और मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब भी ब्याज दरें कम होती है, 1% अगर ब्याज दर कम होती है, तो 10% से शेयर्स के भाव बढ़ते हैं। तो ये बड़ा कारण रहा कि अमेरिका में 2 चीजें एक साथ हुई। एक तो ब्याज दरें नीचे आ रही थी, महँगाई नीचे आ रही थी और एआई से आशाएं उत्पन्न हो रही थी। खूब पैसा एआई में निवेश हो रहा था और इन दोनों बातों ने मिलकर अमेरिका के बाजारों को आकाश में पहुंचा दिया और किस तरह का रिटर्न अमेरिका के बाजारों ने दिया है। और आज भी अमेरिका के बाजार आशान्वित थे, इस बात की आशा रखते थे कि अभी और ब्याज दरें नीचे आना बाकी हैं, पर अचानक से ये हो गया और आप देखिए सीपीआई भी बढ़ के 3.78% हो गया। तो सवाल उठता है कि क्यों बढ़ गया? पहली बात ध्यान से देखिएगा। कोविड के समय अमेरिका की सरकार ने अपने वित्तीय घाटे को, फिजिकल डेफिसिट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। वित्तीय नहीं, राजकोषीय घाटे को, फिजिकल डेफिसिट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जो कोविड के साल में बढ़ के $3 ट्रिलियन के आसपास हो गया। 2021 में वो $3.25 ट्रिलियन के आसपास हो गया और फिर उन्होंने उस घाटे को कम किया और 2022 आते आते ये घाटा 1.3 ट्रिलियन, $1.3 ट्रिलियन हो गया, पर उसके बाद वो अपने इस घाटे को कम नहीं कर पाए और 2022, 23, 24, 25 से लगातार अमेरिकी सरकार का घाटा बढ़ रहा है और इस साल तो युद्ध होने की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका का घाटा 1.9 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन के आसपास हो रहा है। अब जब अमेरिकी सरकार को घाटा हुआ है, मतलब उसका खर्चा ज्यादा और आमदनी कम है, तो पैसा कहां से आएगा? कहीं से तो पैसा लाना होगा। अगर वो पैसा बाजार से ही बॉन्ड्स के जरिए लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर ये पैसा वो फेडरल रिजर्व से मांगते हैं तो फेडरल रिजर्व को इसको मोनेटाइज करना होगा। मोनेटाइज करने का मतलब यह है कि फेडरल रिजर्व पैसे सरकार को देगा और ट्रेजरीज बना नए बॉन्ड्स को बाजार के अंदर लेके आएगा। ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फेडरल रिजर्व इस खर्चे को मोनेटाइज करता है तो नए डॉलर्स बाजार में आएंगे, नए डॉलर्स बाजार में आएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और वो महंगाई और ज्यादा लेके आएगी। और जब फेडरल रिजर्व चीजों को मोनेटाइज करता है तो उसकी एक नई चीज उत्पन्न होती है। नई चीज आपको बताने वाला हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, आने वाले चार्ट में आपको बताऊंगा। नई चीज है, थोड़ी तकनीकी है, घबराइएगा नहीं, मैं बहुत आसान बनाऊंगा समझने के लिए। तो एक तरफ उनका घाटा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उनका उधार भी बढ़ रहा है। देखिए किस कदर उधार बढ़ा है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की जीडीपी 2.5-3% से बढ़ती है, पर सरकार का उधार 8% से बढ़ा है। बताइए, एक तरफ तो उनका घाटा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उनका उधार बढ़ रहा है। ये उधार का पैसा कहां से आता है? क्या इसको भी वो मोनेटाइज करेंगे? बहुत से लोगों का मानना है कि डॉलर की सप्लाई दुनिया में इस वजह से बढ़ने वाली है और जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो सोने पर प्रभाव क्या होगा सोचिएगा। मैं तो आपको आगे बताऊंगा, पर अभी आप थोड़ा सोचिएगा। इस सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वक्त दे रहा हूं, अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्रभाव सोने पे क्या होगा? आइए समझते हैं।
तो देखिए, बहुत आसानी से बात समझ में आती जाएगी आपको, बहुत आसान करूंगा आपके लिए, वादा करता हूं बहुत आसान करूंगा। ध्यान से देखिएगा, पहली तस्वीर है, जो पहला चार्ट है, यह है फेडरल रिजर्व के एसेट्स। फेडरल रिजर्व एसेट्स का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए बॉन्ड्स, ठीक है। एफडीज, एफडीज है मान लीजिए, तो एफडीज आपके घर में आप एसेट्स बोलते हैं। तो अगर फेडरल रिजर्व एफडीज खरीदता है, बॉन्ड्स खरीदता है, तो बॉन्ड से एफडीज क्या है, कागज का टुकड़ा। खरीदते किससे, बैंक से खरीदते हैं, कॉर्पोरेट से खरीदते हैं, आपसे मेरे से खरीदते हैं। तो बैंक से कहेंगे कि आप मेरे को 1 लाख रुपए की एफडी दो, तो बैंक उनको एक कागज पे लिख के देगा कि मैं आपको 1 लाख रुपए की एफडी देता हूं, 1 साल के बाद आपको 5% का ब्याज दूंगा, और वो कागज का टुकड़ा सेंट्रल बैंक अपने घर ले जाएगा। लेकिन उस 1 लाख की एफडी के लिए बैंक पैसा भी तो लेगा, और सेंट्रल बैंक जब पैसा देता है ना दोस्तों, वो नया पैसा होता है। तो सेंट्रल बैंक के जब एसेट्स बढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि समाज में नया पैसा आ रहा है। अब फेडरल रिजर्व ने कोविड के समय बेनतहा पैसा बनाया था, बेनतहा डॉलर छापे थे, खूब डॉलर्स की सप्लाई की थी, इसी वजह से तो महंगाई 8% तक पहुंची थी। तो उसके बाद फेडरल रिजर्व ने महंगाई को कम करने के लिए इस पैसे को कम करना शुरू किया, उसको क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉन्ड्स खरीद नहीं रहे थे, बॉन्ड्स को बेच रहे थे, और जब वो बॉन्ड्स को बेचते हैं, कागज का टुकड़ा वापस बैंक के पास चला जाता है, और बैंक का पैसा वापस सेंट्रल बैंक के पास, फेडरल रिजर्व के पास में आता है, और इस तरह से समाज में पैसा कम होने लगता है। गौर से देखिए इस तस्वीर को, 2024 जनवरी में 7.7 ट्रिलियन का एसेट्स था फेडरल रिजर्व के पास, बॉन्ड्स थे फेडरल रिजर्व के पास, लेमन के लिए बोल रहा हूं, बॉन्ड्स थे उनके पास में, जो उन्होंने बेचने शुरू किए, और 2 महीने पहले आते आते वो 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास हो गए। मतलब करीब करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर से 1.1 ट्रिलियन डॉलर से उन्होंने अपने एसेट्स को कम किया। मतलब इतने डॉलर्स इकोनॉमी से निकल के फेडरल रिजर्व के पास चले गए, और इसको बोलते हैं लिक्विडिटी को टाइट करना। ये महंगाई को कम करने में मदद करती है। पर उसी फेडरल रिजर्व ने अपना फिर खजाना खोल दिया है, और पिछले 1 महीने में ये एसेट्स जो 6.6 हो गए थे, बढ़ के 6.7 हो गए। फिर आपको होमवर्क देता हूं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, पता कीजिएगा। अचानक वो फेडरल रिजर्व जो कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहा था, लिक्विडिटी क्यों बढ़ाने लगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको धक्का लगेगा, आपको बात समझने से आप इनकार करेंगे, और मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका और मेरा तो ये मानना है रुपया कमजोर हो रहा है। जी हां, रुपया डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है, पर डॉलर दुनिया की दूसरी करेंसीज के सामने कमजोर हो रहा है। जनवरी 2025 से अगर आप देखें, DXY जो डॉलर इंडेक्स है, वो 108 से गिर के 99 हो गया है। 9% डॉलर सस्ता हुआ है, और जब डॉलर सस्ता होता है तो चीजें महंगी होती हैं। याद आया आपको CRB क्यों 36% बढ़ा है? CRB के 36% बढ़ने में बड़ा कारण डॉलर का कमजोर होना है, दूसरा कारण तेल का महंगा होना है, तीसरा कारण प्रीशियस मेटल सोना इत्यादि का महंगा होना है, लेकिन डॉलर का कमजोर होना भी एक बड़ा कारण है। सवाल उठता है कि डॉलर कमजोर क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका के पास इतना घाटा है और उतना उधार है, वो चुकाएंगे कैसे? मोनेटाइज करेंगे, और मोनेटाइज करने का मतलब है कि नए डॉलर्स की आपूर्ति होगी। ये मैं किस आधार पे कहता हूं, और ये अगर ऐसा होगा तो महंगाई क्यों लेके आएगा? आइए इस राज का पर्दाफाश करता हूं। बहुत नई चीज आपको बताने जा रहा हूं, कहीं सुनने को देखने को नहीं मिलेगी, केवल यहां मिलेगी। क्योंकि इकोनॉमिस्ट को लगता है कि ये बातें आम लोगों को समझ में नहीं आती है, आम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, पर आम ही तो खास होते हैं। और इसीलिए मैं आपके सामने खास बात लेके आया हूं, ध्यान से देखिएगा वो क्या है। अमेरिका में महंगाई क्यों बढ़ेगी और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आपके सामने है। देखिए, फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है, डॉलर्स बनते हैं। डॉलर्स कैसे बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। फेडरल रिजर्व ने बैंक से बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड नाम की चीज फेडरल रिजर्व के पास चली गई। फेडरल रिजर्व कहता है ये मेरे एसेट्स हैं, पर जितने रुपए के, जितने डॉलर्स के फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड्स खरीदे हैं, उतने डॉलर वो बैंक को पेमेंट करता है। अब बैंक के पास नए डॉलर्स हैं, बैंक के पास नए और ज्यादा डॉलर्स हैं। इन डॉलर्स को बैंक उधार पे चढ़ाता है। लोग उधार लेते हैं और वो खर्चा करते हैं। पहले आदमी ने तो उधार लिया है, पर जब उसने खर्चा किया है तो दूसरे आदमी की आमदनी हुई है। पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ में बात की थी, ध्यान से समझिएगा। और जब बैंक उस पैसे से पैसा बनाता है, जिसको आप क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, तो समाज में पैसे की आपूर्ति बढ़ती है। पैसे की आपूर्ति बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ नया पैसा समाज में बढ़ रहा है। तो इसकी आप गणना कैसे करते हैं, इसकी आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसको M2 कहते हैं।
आपके सामने है लाल रंग की जो कर्व है ये M2 है। देखिए 2020-21 में बढ़ रही थी और उसके बाद में लगातार ये कम हो रही थी। जब ये कम हो रही थी इसका मतलब ये है कि समाज में पैसे की सप्लाई कम हो रही है। पर पिछले कुछ समय से, पिछले 1.5-2 साल से अब ये M2 बढ़ने लगा है। अगर पहले समाज में 100 रुपए थे तो अब ये 200 रुपए हो गया है। ये M2 कितना बड़ा है आपके सामने है। पिछले 2 सालों के अंदर ये 21,000 बिलियन डॉलर से बढ़ के 22,500 बिलियन डॉलर हो गया है। और जब भी अमेरिका के M2 बढ़ेगा, आपको इशारा कर रहा हूं, याद रखिएगा, जीवन भर आपके काम में आएगा। जब भी M2 बढ़ेगा इसका मतलब डॉलर्स की आपूर्ति बढ़ेगी और जब भी डॉलर्स की आपूर्ति बढ़ेगी सोने के दाम बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस वक्त अमेरिका में M2 बढ़ रहा है कि आगे और ज्यादा बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ेगा। यही तो वो बात है हमें समझनी है। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे कहता हूं, कभी कभी क्या होता है कि सरकार और फेडरल रिजर्व मिलकर नया डॉलर तो सप्लाई कर देती है पर उस डॉलर को लोग खर्चा नहीं करते हैं। अगर आपको डॉलर दे दिया जाए और आप खर्चा नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई कब बढ़ेगी? जब बैंक ने डॉलर ए को दिए, ए को डॉलर मिले, डॉलर ए ने खर्च किए तो बी की आमदनी हुई, बी ने डॉलर खर्च किए तो सी की आमदनी हुई, सी ने डॉलर खर्च किए तो डी की आमदनी हुई। सबने $100 खर्च किए हैं, उसी $100 को खर्च किए हैं पर 4 बार खर्च हुए हैं। तो 4 बार खर्च होने से उस $100 ने 400 रुपए की इनकम को बढ़ाया है, मतलब डिमांड को 400 रुपए से बढ़ाया है। इसका मतलब यह है केवल रुपए की सप्लाई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पैसा कितनी बार बाजार में घूमता है वो भी पैसे की आपूर्ति को बढ़ाता है। इसको वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। जब मांग अच्छी नहीं होती है ना दोस्तों, तो क्या होता है, भले ही आप मनी सप्लाई बढ़ा दें, वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। और अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ती है तो महंगाई नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर एक ऐसा मंजर हो जाए कि मनी सप्लाई M2 भी बढ़े और उसका रोटेशन भी बढ़ जाए, जिसको आप रेशियो बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, वो बढ़ जाए, तो ये मारक होती है महंगाई को लाने के लिए। और अमेरिका इससे दो चार हो रहा है, अमेरिका इससे गुजर रहा है। अमेरिका में M2 भी बढ़ रहा है और अमेरिका में वेलोसिटी ऑफ मनी भी बढ़ रही है। और इसका एक बड़ा कारण ये हुआ कि WPI अचानक से बढ़ा है और सरकार के घाटा और ज्यादा बढ़ने वाला है। युद्ध की वजह से सरकार का उधार और ज्यादा बढ़ने वाला है और CRB कमोडिटी इंडेक्स में महंगाई पहले से ही आ गई है। इसका मतलब कुल मिला के ये महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। मेरी गणना ये कहती है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, पर मेरी गणना ये कहती है कि इन सब कारणों की वजह से अगर आज WPI 8% बढ़ा है तो 3-4 महीनों में आपका CPI 5-6% को पार करने वाला है। और अगर CPI 5-6% पार कर गया तो इतने दिनों से, इतने सालों से जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करेगा, तो वो क्या ब्याज दरें कम करेगा? अरे उसको तो ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। पर मैं आपको यह भी कहता हूं कि वो बढ़ा भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? क्योंकि वहां बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। इतना पैसा बाजारों में गया है, इतना पैसा बॉन्ड्स में गया है, इतना पैसा वहां पर होम इक्विटीज के अंदर गया है। ये सारा पैसे में बबल क्रिएट हो जाएगा अगर अचानक से वहां पर ब्याज दरें बढ़ती है। पर अमेरिका है, रास्ता खोज लेता है। मुझे नहीं मालूम वो रास्ता क्या खोजेगा, पर जो भी रास्ता खोजेगा दोस्तों, ये बात तय है कि उसको नए डॉलर सप्लाई करने ही पड़ेंगे, नए डॉलर्स का निर्माण करना ही पड़ेगा। और जब नए डॉलर्स बनेंगे, नए डॉलर्स आएंगे तो एसेट्स महंगे होंगे। बड़ी ही पेचीदा स्थिति है पर बड़ी ही मनोरंजक भी है और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सोचने वाली भी है कि आने वाला समय आपको पैसा बना के देगा या पैसा आप खोएंगे। पर अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो निश्चित है कि वो पैसा बढ़ा के देगा। क्या अमेरिका ये करेगा? कभी और हम बात करेंगे। वीडियो आज बहुत लंबा हो जाएगा। हमें यह भी तो देखना है कि जो अमेरिका में हो रहा है उसका प्रभाव हिंदुस्तान में क्या पड़ता है। हिंदुस्तान अमेरिका में एक खास बात है, ये दो ही देश हैं दुनिया में, एक और इंग्लैंड भी है पर छोटे स्तर पर है। बड़े स्तर पर ये दो ही देश हैं जो कि खर्चा ज्यादा करते हैं और कमाई कम करते हैं, तभी तो यहाँ डेफिसिट्स होते हैं। हिंदुस्तान में भी फिजिकल डेफिसिट्स है, हिंदुस्तान में भी ट्रेड डेफिसिट्स है, पर हिंदुस्तान पे दुनिया को भरोसा था, दुनिया हिंदुस्तान के ऊपर दुनिया को भरोसा है, तो दुनिया से डॉलर्स हमारे पास में आते थे और हम चिंता नहीं करते थे। पर अभी 1 साल से चीजें बदली हैं। क्या बदलाव आया है मैंने आपसे पहले भी बात किया था, पर आज दोबारा बात करता हूं। गौर करते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपको मैंने 2 होमवर्क दिए थे, याद है ना?
अभी तीसरा होमवर्क देता हूं। पिछले 2 3 4 सालों से हिंदुस्तान का होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स क्या है। जी हाँ, हिंदुस्तान में महंगाई कम हो रही थी, महंगाई काबू में नहीं थी, व्यापारी का ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा था, व्यापारी ज्यादा माल नहीं बेच पा रहा था, हिंदुस्तान में मांग नहीं बढ़ रही थी। इसलिए सरकार ने आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी दिया, सरकार ने आपको जीएसटी का बेनिफिट भी दिया, और हमारे व्यापारी के सामने महंगाई समस्या नहीं थी। होलसेल प्राइस इंडेक्स 2% के नीचे बना हुआ था। कुछ महीने तो ऐसे भी गुजरे हैं पिछले 2 सालों में जब मैंने देखा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव हो गया है। पर अब आपके सामने चार्ट है, इस चार्ट को आप देखिए। ये चार्ट क्या कहता है? अचानक से इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स 8% पार कर गया है। 8% आपके सामने है, 8.3। ये अप्रैल का है। अगर आज होलसेल प्राइस इंडेक्स 8% है तो महंगाई 3 4 महीने के बाद कैसी होगी? आज से 1 महीना पहले व्यापारी अगर कोई सामान बनाता था और वो रॉ मटेरियल अगर 2% 3% की महंगाई पे खरीदता था, अप्रैल के महीने में उसने 8% की महंगाई से खरीदा है। और तेल के भाव तो मई में बढ़ने लगे हैं, अप्रैल में नहीं बढ़े थे, मई में बढ़ने लगे हैं। तो सोचिए आने वाले समय में डब्ल्यूपीआई कैसा होगा और इसका प्रभाव हमारी महंगाई पे कैसा पड़ेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब ये महंगाई जो आएगी, ये महंगाई हमारे नीति निर्माताओं को, हमारी फिस्कल पॉलिसी को, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे प्रभावित करेगी, ब्याज दरों को कैसे प्रभावित करेगी, इसे हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और शायद यही चीज़ प्रधानमंत्री जी जानते थे और उन्होंने हमसे कहा कि हमें रुपया कमज़ोर होने से रोकना है, क्योंकि जितना रुपया कमज़ोर होगा उतनी हिंदुस्तान में महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, आपसे एक बात कहता हूँ, जीवन भर याद रखिएगा, जीवन में डेफिसिट्स नहीं होने चाहिए। आपका खर्चा कभी भी आमदनी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जितना एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए बात लागू होती है, उतनी ही एक कंपनी के लिए बात लागू होती है। और जितनी ये बात कंपनी के लिए लागू होती है, उतनी ही ये बात एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए लागू रहती है। अमेरिका और हिंदुस्तान में एक समानता है, हम खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, हमारी आमदनी से ज्यादा खर्चा करते हैं, और इसलिए दोनों ही देश फिजिकल डेफिसिट्स और ट्रेड डेफिसिट्स में बंधे हुए हैं। सालों साल लगातार इनके यहाँ ट्रेड डेफिसिट्स होता है, इनके यहाँ फिजिकल डेफिसिट्स होता है। तो फिर काम कैसे चलता है? हमेशा जब भी आप देखिए, अगर आपको कोई पैसा देने के लिए तैयार है तो आप खर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ भी तो होता है, आप कभी कभी ट्रेडिंग करते हैं, आप जानते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स आपसे कहते हैं कि हम आपको मार्जिन्स देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आप खेल 10 रुपए का, जेब में 10 रुपया है, खेल 100 रुपए का कैसे खेलते हैं? क्योंकि आपको मार्जिन्स की फैसिलिटी मिलती है। अगर कोई दूसरा पैसा देने के लिए तैयार है तो आप खर्चा करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की ग्रोथ देख के, हिंदुस्तान के स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स को देख के, हिंदुस्तान की क्षमता को, पोटेंशियल को देख के, हिंदुस्तान जो दुनिया का इंजन बन रहा है, हिंदुस्तान जहां एक मिडिल क्लास आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान जो एस्पिरेशंस के साथ बढ़ना चाहता है, उसको देख के दुनिया हमारी तरफ आकर्षित हुई और दुनिया ने हाथ खोल के हमें पैसा दिया, जिसको आप इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। तो कैसे होता है? डॉलर की दुनिया क्या है, आइए समझते हैं। 2 तरह के अकाउंट होते हैं दोस्तों। एक होता है आयात निर्यात का अकाउंट, जिसको आप करंट अकाउंट कहते हैं। हम जितना आयात करते हैं उतना हम निर्यात नहीं करते हैं, हमारे निर्यात हमारा आयात से ज्यादा है। पर एक आम हिंदुस्तानी को लगता है कि हम तेल आयात करते हैं, तेल पे हमारी निर्भरता है, इसलिए हमारी परेशानी ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, हम तेल को गलत दोष देते हैं दोस्तों। चीन भी तेल आयात करता है। 73% ऑफ देयर नीड, उनकी जरूरत का 73% वो दुनिया से आयात करता है। पर इस तरह की समस्या चीन को नहीं आती है, क्योंकि वो निर्यात ज्यादा करता है। हिंदुस्तान ने अच्छा काम किया है। जब आप निर्यात करते हैं तो 2 तरह का निर्यात करते हैं। एक्सपोर्ट आप 2 तरह का करते हैं। एक एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का और दूसरा करते हैं सर्विसेज का। सर्विसेज को आप इनविजिबल्स बोलते हैं, क्योंकि वो नजर नहीं आती हैं। गुड्स में आपको भारी घाटा होता है, पर इनविजिबल्स में आपको फायदा होता है। आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। एक अच्छी बात बताऊं आपको, आप $185 बिलियन का तेल आयात करते हैं, पर उससे कहीं ज्यादा $193 बिलियन का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप क्यों चिंता करते हैं? जितना आपको तेल आयात करना है उससे ज्यादा तो आप सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करते हैं। फिर हिंदुस्तान समस्या में क्यों आता है? क्यों समस्या में आता है, इसको हम समझते हैं। पर यह समस्या कुछ सालों में क्यों नहीं थी? यह समस्या कुछ सालों में इसलिए नहीं थी कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे थे उतना पैसा आपको फाइनेंस अकाउंट में आता था। फाइनेंस अकाउंट में आने का मतलब क्या है? इसको कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपको विदेशी एफपीआई के जरिए, एफडीआई के जरिए आपके देश में निवेश करता है। आपके अपने हिंदुस्तानी जो दुनिया में काम करते हैं वो हिंदुस्तान में पैसा भेजते हैं, जिसको आप रेमिटेंस कहते हैं, उसमें आपको पैसा मिलता है।
तो हुआ क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपके सामने चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, तब आपको बात समझ में आएगी। और मैंने लिखा है यहां पर डॉलर फाइनेंस को मैंने आपके सामने रखा है। इस डॉलर फाइनेंस को आप ध्यान से देखिएगा। ये डॉलर फाइनेंस जो आपको हर साल होता गया है, पिछले साल 2025 में ये कितना कम हो गया है, केवल 16 बिलियन डॉलर रह गया है, जो 2023-24 में 90 बिलियन डॉलर के आसपास था। 2023-24 ने दुनिया में, हमारे देश में 90 बिलियन डॉलर से पैसा, नया पैसा लेके आए थे। वो पैसा हमारे पास केवल 16 बिलियन डॉलर लेके आए, और जैसे ही ये पैसा कम हुआ, वो आपके घाटे से भी कम हो गया, और आपके पास में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया 6 बिलियन डॉलर का। सो 2024-25 के अंदर हमारे पास जितने डॉलर आए नहीं, उससे ज्यादा हमने खर्च किए। 2022-23 में हमारे पास जितने डॉलर आए नहीं, उससे ज्यादा हमने खर्च किए। पिछले 6 सालों में 2 बार हमने पूरी तरीके से घाटा उठाया है। ये साल हम कैसा खत्म करेंगे मुझे मालूम नहीं है, पर वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, पिछले 1 महीने में 11.5-12 बिलियन डॉलर से आरबीआई के फॉरेक्स एसेट्स नीचे चले गए हैं। ये हमारी समस्या है। ये बताता है कि हम डॉलर के लिए दुनिया पे निर्भर हो रहे हैं, और जो देश निर्भर हो जाता है किसी चीज के लिए, फिर उस स्थिति में वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि अगला अगर आपको डॉलर नहीं देगा तो आप परेशानी में होंगे और आपकी मुद्रा कमजोर होना शुरू हो जाएगी। डॉलर जो मैंने आपसे कहा था पिछले 1 साल में 9% कमजोर हुआ है, उस कमजोर होने वाली करेंसी के सामने हमारी करेंसी 13% से कमजोर हुई है। क्यों? क्योंकि हम निर्भर हैं। हम निर्भर क्यों हैं? क्या इसलिए कि हम तेल आयात करते हैं? हरगिज नहीं। समझिएगा दोस्तों, हम निर्भर क्यों हैं। हिंदुस्तान के अंदर 2 तरह के लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग, मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास के अंदर मैंने लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी शामिल किया है। इन 2 लोगों को आप ध्यान से देखिए। कभी आप अमीर आदमी को ध्यान से देखिए, किसी एयरपोर्ट पे देखिए, किसी मॉल पे देखिए, जैसे ही हिंदुस्तानी थोड़ा सा पैसे वाला होता है, थोड़ा सा पैसे वाला होता है, वो क्या करता है? वो एक चश्मा खरीदता है जो विदेशी होता है, वो एक घड़ी खरीदता है जो विदेशी होता है, वो जो कपड़े पहनता है वो ब्रांड विदेशी होता है कि नहीं होता है? वो जिस कार में सफर करता है वो कार विदेशी होती है दोस्तों। वो पर्स जो इस्तेमाल करता है वो विदेशी होता है। वो जूते जो पहनता है वो विदेशी होता है। अपने आसपास देखिए, स्वयं को देखिए, मुझको देखिए। मेरे पास जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, फोन विदेशी है। जो लैपटॉप मेरे सामने रखा है वो विदेशी है। जो माइक इस्तेमाल कर रहा हूं इस वीडियो को बनाने के लिए वो विदेशी है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो विदेशी है। हर चीज तो विदेशी है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे ही मेरे पास में पैसा आता है मैं विदेशी चीज खरीदता हूं। क्यों? क्योंकि हम गर्व अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि हम जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हिंदुस्तानी जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और बेहतर बनाने के लिए विदेशी सामान को खरीदता है। वो हमारी जरूरत नहीं है, पर हम खरीदते हैं। और जब हम खरीदते हैं, जो डॉलर हमारे पास मुश्किल से आता है वो डॉलर पुनः चला जाता है। अब मिडिल क्लास को देखिए, लोअर मिडिल क्लास को देखिए, एक गरीब आदमी को भी देखिए, वो क्या कर रहा है? दुर्भाग्य, वो उधार लेके खर्च कर रहा है। आपके सामने एक चार्ट रखता हूं, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। आज से 10 साल पहले हमारी नेट फाइनेंशियल सेविंग्स का मतलब यह है कि हमने कितना पैसा बचाया, कितना उधार लिया, उसमें से कम करने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा, इसको बचत कहते हैं। इसी बचत को आप निवेश कर सकते हैं, उधार को आप निवेश नहीं कर सकते हैं। नेट फाइनेंशियल सेविंग्स जो 10-11% ऑफ जीडीपी हुआ करती थी, 11-12% तक हुआ करती, 2012-13 में ये 12% के आसपास हुआ करती थी, वो नीचे गिरते 6% के नीचे आ गई है। 6% के नीचे, 50 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। हम इतना उधार लेके खर्च कर रहे हैं कि हमारी बचत कम हो रही है। और जिस राष्ट्र की बचत कम होती है और मांग बढ़ती है, तो आप विदेशी सामान क्यों खरीदते हैं? बात समझ में आ गई आपको? आप विदेशी सामान क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपके देश की जब बचत कम हो जाती है तो अच्छा सामान बनाने की फैक्ट्री आप कैसे लगाएंगे? उस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? बचत से आएगा। पर हमारी बचत तो कम हो रही है। दुर्भाग्य, हिंदुस्तान की फिस्कल पॉलिसी आप देखिए, कुछ सालों से बजट कैसे बन रहे हैं कि बजट के अंदर आपको खर्चे का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बजट के अंदर आपको बचत का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में ईएमआई जिस रफ्तार से बढ़ी है उस रफ्तार से एसआईपीज नहीं बढ़ी है दोस्तों। हमारी सेविंग्स कम हो रही है। मैं किसी के साथ भी बहस करने के लिए तैयार हूं। अपने आसपास देखिए कितना उधार बढ़ रहा है। उधार इतना बढ़ रहा है कि लोग सोने को भी उधार पर रख रहे हैं। वो देश जिस देश में सोने को उधार रखना पाप माना जाता है, वो देश जिस देश में सोने को उधार रखना अपशुकन माना जाता है, हम सोने को हमेशा अपने पास घर में रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अक्षय तृतीया में खरीदते हैं।
जिसको कि हमने हमारे हमारे धार्मिक तरीके से हम सोने पे दृष्टि रखते हैं, उस सोने को भी हम उधार रख के पैसा खर्च कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा। जी हाँ, हमारी सेविंग्स कम हो रही है और इस वजह से कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है। हमें नया निवेश करना होगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, हमें बेहतर वस्तुएँ बनानी होंगी और हमें कोशिश करनी होगी कि हमें वो चीज़ें दुनिया से ना खरीदें जो हम स्वयं बना सकते हैं। क्योंकि जब आप चीज़ें दुनिया से खरीदते हैं तो आप डॉलर में पेमेंट करते हैं और डॉलर हमारे हैं नहीं, वो हमें कमाने पड़ते हैं या हमें लाने पड़ते हैं। अमेरिका अगर संकट में आएगा ना, तो हमारा संकट बढ़ेगा, लेकिन अमेरिका के संकट आने के बाद अगला साल हमारा अच्छा होता है, क्योंकि जब भी अमेरिका संकट में आता है तो उसको डॉलर की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, डॉलर को कमजोर करना पड़ता है, ब्याज दरों को कम करना पड़ता है और इसीलिए मैं कहता हूं वहां पर कयामत आने वाली है। उनको जरूरत है ब्याज दर बढ़ाने की, पर ब्याज दर बढ़ाते ही वहां त्राहिमाम त्राहिमाम होगा। फेडरल रिजर्व को जबरदस्त मुश्किल काम करना होगा। जरूरत उनकी ब्याज बढ़ाने की है, ब्याज वो बढ़ा नहीं सकते हैं। ब्याज जैसे ही बढ़ाएंगे वहां बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, बबल्स क्रिएट होते ही बाजार कॉलेप्स हो जाएगा। कॉलेप्स से बचने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है कि उनको डॉलर्स छापने भी पड़ेंगे। तो क्या करेगा अमेरिका, मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है कि एक तरफ वो डॉलर छापे और दूसरी तरफ ब्याज दरें बढ़ाएं ताकि डिफॉल्ट ना हो और बबल ना बने। क्या करेगा मैं नहीं जानता, पर जो भी करेगा उसके बुरे दिन हैं और उसके बुरे दिन हमेशा हिंदुस्तान के लिए अच्छे दिन लेके आते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब रुपया कमजोर होता है तो हम भी अच्छे निर्णय लेते हैं। इसलिए हिंदुस्तान का बाजार नीचे गिरने से इनकार कर रहा है। इतनी चिंता होने के बाद भी हमारा बाजार वहां का वहां तन के खड़ा है, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि जब रुपया गिरता है, इकोनॉमी कमजोर होती है, तो अगला साल बेहतर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। पर एक बात आपसे कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, करबत प्रार्थना करता हूं। मेरा पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था, बहुत मेहनत करके बनाया था। मेहनत इसलिए नहीं कि मैं बैठ के आपके सामने बोल रहा हूं, मेहनत इसके लिए कि जो आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं, आपको मैं चुनौती देता हूं, ऐसे आंकड़े आपको आसानी से यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे और मुझे इन आंकड़ों को लाने के लिए पैसा देना पड़ता है। जी हाँ, पेड पेड वेबसाइट से मैं ये आंकड़े आपके पास में लेके आता हूं। इन आंकड़ों को लेके आने के लिए 2-2 3-3 दिन मुझे लगते हैं। इतनी मेहनत करता हूं और मैं क्या देखता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद तो करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्या देखा, 68% लोग जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा है वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। देखिए मेरे लिए कितना कितना मेरे को निराश करने वाली बात है कि आपने मेरा वीडियो देखा जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया, पर सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे निवेदन करूंगा, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और पसंद नहीं आया तो लिखिए कि आपका वीडियो पसंद नहीं आया, इसलिए मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं। पर ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जब पसंद नहीं आता है तो लोग देखते नहीं हैं। देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और मेरा निवेदन, मेरी गुजारिश आप स्वीकार करेंगे और मेरे को ऊर्जा प्रदान करेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।